नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में एनडीए सरकार के भविष्य की, जेडीयू और बीजेपी में खटपट की। जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से क्यों शुरू की तैयारी। क्या यूपी में फिर कभी रफ्तार भर पाएगा मायावती का हाथी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार की। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा के बाद मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी उठे ईवीएम पर सवाल। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ईवीएम पर फोड़ा कांग्रेस की हार का ठीकरा। कहा सब फिक्स था, इमरती और कंसाना को जानबूझकर हराया। चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव बिहार विधानसभा के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की कमान संभालेंगे। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। बद्रीनाथ में बनेगा यूपी पर्यटक आवास गृह, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। 11 करोड़ की लागत से बन रहे 40 कमरे। एनपीएस में निवेश करने वालों को बजट में मिल सकती है बड़ी राहत। सरकार के सामने खातों को टैक्स फ्री करने का रखा जाएगा फैसला। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने दी जानकारी। और सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में कल नई सरकार सामने आ जाएगी। नीतीश कुमार सोमवार को बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। नीतीश के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे ये आज रात तक तय हो जाएगा। आज एनडीए विधायक दल की बैठक में क्या क्या हुआ खास, देखिए हमारी रिपोर्ट। नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी गई। दिल्ली से बिहार भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार अब 16 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए की इस बैठक में गठबंधन में शामिल सभी चारों दल के विधायक मौजूद थे। बिहार में नीतीश सीएम रहेंगे ये तो तय हो गया है, लेकिन इस बार सरकार में उप मुख्यमंत्री बदल जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने सुशील मोदी की जगह विधानमंडल दल के नेता के रूप में तारकिशोर प्रसाद को चुना है। बीजेपी विधानमंडल दल का नेता ही अब तक नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहा है। ऐसे में तारकिशोर के डिप्टी सीएम बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वैसे अभी तक बीजेपी की ओर से तारकिशोर को डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान नहीं किया गया है। वैसे बीजेपी की ओर से तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इस बार उसके विधायक ज्यादा हैं तो सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ऐसे में रेणु देवी के भी डिप्टी सीएम बनने की संभावना जताई जा रही है। तारकिशोर को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने की खबर सुशील मोदी ने सबसे पहले दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तारकिशोर को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर बधाई। सुशील मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा कि बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। आज की एनडीए की बैठक में ये साफ हो गया है कि अब की बार भी बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ रहेगी। लेकिन इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर खटपट चलती रही। राजनाथ की राय अलग थी, जबकि बाकी नेता सुशील मोदी के नाम पर मुहर लगा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये बगावत के संकेत हैं? क्या शपथ ग्रहण से पहले ही मनमुटाव होने लगा है? देखिए दामिनी, बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन इसमें शुरुआत से ही कुछ असहजता दिख रही है और इसका कारण है कि सभी की अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सबसे बड़ा कारण हम मान सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी एक अरसे से साथ हैं। अब तक बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनका दबदबा ज्यादा था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है और इसीलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद वो महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखना चाहेगी। जेडीयू भी इस पर कोई अड़चन नहीं लगाएगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री इन 2 पदों पर जिस तरह असमंजस दिख रहा है, उससे समझ में आ रहा है दामिनी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों ही दल अपने अपने भविष्य को देखकर मोलभाव करते हुए लग रहे हैं। अब तक सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जोड़ी ने बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी को भी संभाले रखा था, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है दामिनी कि बीजेपी सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती
है। और जैसा कि सुशील मोदी के ट्वीट से भी अब पता चल गया है कि वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उनके रहते नीतीश कुमार पर दबाव बनाना कठिन होगा। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि इसका फायदा भी मुश्किल घड़ियों में मिलता है। मंगलवार से नतीजे आने के बाद अब रविवार को जाकर यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। सरकार गठन में इतना वक्त लेना बताता है दामिनी की एनडीए में ऊपरी तौर पर जो मजबूती दिख रही है उसमें कई कमजोर कड़ियां अंदर अंदर हैं। अब यह गठबंधन कितनी मजबूत सरकार बिहार को देता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का दिन बीजेपी और जेडीयू के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या ये सरकार 5 साल तक टिक पाएगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पद को लेकर दोनों दल अभी से आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, एक पद ऐसा है जिस पर ना बीजेपी मानने को तैयार होगी और ना ही जेडीयू। तो कहाँ फंसेगा पेच, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अब की बार भी नीतीश की सरकार है, लेकिन नतीजों से सबसे ज्यादा बीजेपी की ही बहार है। पार्टी ने जेडीयू से कहीं ज्यादा सीटें हासिल की हैं, इसीलिए उसके अरमान परवान चढ़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सीएम की कुर्सी तो नीतीश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन अब वो एक पद के लिए जेडीयू के सामने अड़ गई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी जेडीयू में पेंच फंस गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अध्यक्ष पद को लेकर अड़े हैं। बीजेपी चाहती है कि इस बार स्पीकर पद उसको मिले, लेकिन जेडीयू का कहना है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से उनका ही विधानसभा अध्यक्ष रहा है। ऐसे में इस बार भी उसी का स्पीकर होना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जेडीयू का सीएम तो उनका विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। अब दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, लेकिन अगर इतिहास को देखें तो हमेशा से जेडीयू ने अपना वर्चस्व दिखाया है। 2005 से लेकर 2020 तक जेडीयू का ही स्पीकर रहा है। इस बार भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले की तरह विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनकी पार्टी के पास ही रहे। फिलहाल विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार उन्हें इस पद पर बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल विधानसभा में स्पीकर की भूमिका अहम होती है और जिस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होता है उसे अप्रत्यक्ष तौर पर काफी फायदा मिलता है, क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अहम हो जाती है। लेकिन बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं, इसीलिए पार्टी अड़ गई है। अगर जेडीयू नहीं झुकी तो नीतीश की कुर्सी भी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश झुकते हैं या नहीं। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार का दौर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि अब की बार सरकार के लिए कौन कुर्बानी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को साथी के छिटकने का डर तो जरूर सता रहा है। वैसे डर तो उसे दूसरे राज्यों में भी लग रहा है, इसीलिए वो नए साथियों की तलाश में जुट गई है। गठबंधन के साथियों के दूर जाने से बीजेपी अकेली पड़ गई है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगियों की खोज के लिए बीजेपी अध्यक्ष देश का दौरा करने वाले हैं। जनता जब किसी पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाती है तो अपने वोट की ताकत से उसे अर्श से फर्श पर लाना भी जानती है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाया, लेकिन अब मोदी सरकार की नीतियां जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। यही वजह है कि अब मोदी का तिलिस्म भी टूटता जा रहा है। कई सर्वे बता चुके हैं कि पूर्णबंदी के फैसले से जनता खुश नहीं है। यही नहीं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी लोगों का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ तक कि उसे तो 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी हार का डर सताने लगा है। इसीलिए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी से अपनी कमर कस ली है। जेपी नड्डा जल्द ही पूरे देश का दौरा करेंगे। वो जल्द ही 100 दिनों के भारत दौरे पर निकलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा ने 2024 के आम चुनावों की रणनीति तय करने के लिए एक राज्य में अपने प्रवास के दिनों को विभाजित किया है। उनका उद्देश्य उन सीटों पर काम करना होगा जहां 2019 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों को 2024 में कैसे जीता जाए, इसकी रणनीति भी तैयार की जाएगी। नड्डा पार्टी के विभिन्न प्रभावशाली समूहों के साथ बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, नए संभावित गठबंधन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारों की छवि सुधारेंगे। नड्डा के दौरे से साफ है कि वो जनता को साधने की कवायद करेंगे, साथ ही नए समीकरण भी बैठाएंगे, क्योंकि 2019 में जब से पीएम मोदी ने दोबारा सत्ता संभाली है तब से एनडीए बिखर रहा है। ज्यादातर दल बीजेपी से मुंह मोड़ रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में सबसे पुरानी साथी शिवसेना ने साथ छोड़ दिया, वहीं पंजाब में अकाली दल भी साथ छोड़ चुका है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और बंगाल में तो कोई साथी बनने को ही राजी नहीं है।
यही वजह है कि बीजेपी को अकेले पड़ने का डर सता रहा है और अब 4 साल पहले ही नड्डा बीजेपी की नैया पार लगाने में जुट गए हैं। देश की स्थिति को देखकर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। वैसे यही हाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भी है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिस कारण से महागठबंधन जीती बाजी हार गया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनावों में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस अपनी वो सीटें हार गई जिसे उसने 2 साल पहले ही 2018 के विधानसभा चुनावों में जीता था। इस हार के कारणों की तलाश में जुटी पार्टी अभी तक नहीं समझ पा रही कि वो उपचुनाव हार कैसे गई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की शिवराज सरकार को उपचुनावों में 8 सीटों की जरूरत थी और कांग्रेस को सरकार में वापस आने के लिए 25 सीटें चाहिए थी। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा था उनमें से 2018 में 27 सीटों पर जीत कांग्रेस को मिली थी। 1.5 साल तक चली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भी नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद थी कि जनता एक बार फिर उसे ही चुनेगी। पूरे चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी एकजुट थी और तैयारी जबरदस्त थी। कांग्रेस की तैयारियों ने तो शुरुआत में बीजेपी को भी असहज कर दिया था। सब कुछ कांग्रेस के लिए सकारात्मक था। चुनावी प्रचार से लेकर पोलिंग तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, फिर भी नतीजे कांग्रेस के उलट आए। नतीजों में दिख रहा है कि कांग्रेस की तैयारियों पर भाजपा की तैयारी कुछ ज्यादा ही भारी साबित हुई, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनकी ओर से कोई कमी रह गई, और न ही इस फैक्टर को पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने अपनी हार का कारण बताकर पेश किया जा सकता है। इसीलिए पार्टी के नेता हार के कारण तलाशने में जुटे हैं। पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं कि उपचुनाव में अक्सर सत्ता पक्ष हावी रहता है और शायद यही फैक्टर मतदाताओं के मन पर भारी पड़ गया, लेकिन पार्टी अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि मध्य प्रदेश में वो कैसे हार गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन से सभी के होश उड़ा दिए थे। माना जा रहा था कि अब की बार भी कांग्रेस का पंजा शिव का शासन हिलाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे राजनीति में जो चीजें सोचते हैं वो अक्सर होती भी नहीं है। अब बीएसपी को ही देख लीजिए, चुनावी रेस में हाथी रफ्तार भरने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्दी ही उसकी हवा निकल जाती है। इससे बीएसपी बुरी स्थिति में आ चुकी है। यही वजह है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती को चिंता सता रही है और उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पार्टी में बदलाव किए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब की बार बीएसपी ने जीत की ताल ठोकी थी। मायावती नए नए समीकरण बनाकर जीत का सेहरा पहनने का सपना संजो रही थी, लेकिन तीनों राज्यों में उनके सपने चकनाचूर हो गए। पार्टी ने इस कदर खराब प्रदर्शन किया कि कहीं पर भी जीत नहीं मिली। हाथी की इस हालत को देखते हुए मायावती के माथे पर शिकन आ गई है। यही वजह है कि अब वो पार्टी में फेरबदल करने में जुटी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व सांसद मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं मुनकाद अली को उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि यूपी में अति पिछड़े वर्ग में राजभर समाज के पार्टी और मूवमेंट से जुड़े पुराने कर्मठ और अनुशासित सिपाही भीम राजभर को उत्तर प्रदेश बीएसपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीएसपी में इस बदलाव को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और मौजूदा स्थिति को देखकर माना जा रहा है कि मायावती का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो कहीं भी नहीं टिक पाएंगी, इसीलिए वो फाइनल मुकाबले के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या इस फेरबदल से वो अपनी किस्मत बदल पाती हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अभी से अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि हाथी क्या कमाल करेगा। लेकिन यूपी से पहले चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है। बंगाल की गद्दी पर बैठने के लिए जहां बाकी सियासी दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का ताज बनाए रखना चाहती है। इसके लिए ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी के साथ ममता दीदी ने अब युवाओं को साधना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये ऐलान और भी अहम साबित हो सकता है। दरअसल लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए बंगाल सरकार कर्मसाथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा था
जो 2 लाख लाभार्थियों पर निर्भर है, जिसे लेकर उन्होंने मोटरसाइकिल देने की बात कही है। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने ये भी बताया कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियां, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रखकर बेच पाएंगे। इससे न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा बल्कि उनसे जुड़े लगभग 10 लाख लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही सभी लाभार्थियों को राज्य सहकारी बैंकों द्वारा कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। खैर, ममता सरकार ने ये फैसला भले ही बेरोजगारी और व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है, लेकिन कहीं न कहीं इसे चुनावी हथकंडा भी माना जा रहा है, क्योंकि ममता दीदी के इस फैसले में बेरोजगारी मुख्य तौर पर है और साथ ही युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है। तो देखना होगा कि ये फैसला कितने लोगों को फायदा पहुंचाता है और चुनाव पर इसका क्या असर होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार की। महामारी के दौर में पूर्णबंदी के कारण पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतर रिकवरी देखने को मिल रही है। इसी बीच अब आरबीआई की दिसंबर में मौद्रिक नीति बैठक होगी, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई राहत भरी खबर मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी होने के बाद तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भी यही अनुमान लगाया कि अब जीडीपी में रिकवरी बहुत जल्दी नहीं होगी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी देखने को मिल रही है और ऐसे में जाहिर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाने को लेकर अब ज्यादा लचीला रुख दिखा सकती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपने वैश्विक अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ये बात कही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 6% के ऊपर ही रहने का अनुमान है और दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का फैसला ले सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में उपभोक्ता महंगाई महामारी के पहले स्तर पर रही। ईंधन को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी कैटेगरी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। चौथी तिमाही में महंगाई सबसे ज्यादा रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.61% होने के साथ सब्जी, फल और अंडे का भाव करीब 6.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के लक्ष्य के आधार पर देखें तो ये काफी ज्यादा है, जबकि सितंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर 7.27% रही थी। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कई आर्थिक गतिविधियों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर रिकवर कर रही है। इसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि आरबीआई अब नीतिगत ब्याज दरों में ढील देने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगाएगा। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के साथ साथ मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भी भारतीय जीडीपी के अनुमान को रिवाइज कर दिया है। मूडीज का कहना है कि 2020 कैलेंडर ईयर में भारत की जीडीपी में 8.9 की ही गिरावट देखने को मिलेगी। इन रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो पूर्णबंदी के बाद आई भारी गिरावट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अब सामान्य स्तर पर आ रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।